So I formally welcome you to the class। आज की क्लास में क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? अगले 2 दिन के लेट्स लुक एट देम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम अभी सीखेंगे थीसिस स्टेटमेंट कि ये क्या है, किस तरीके कार से लिखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के। ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं वी विल ट्राई टू अचीव देम टुडे। Anecdotal paragraph, introductory paragraph. I will briefly talk about it today since it's part of introductory paragraph. एंड देन कल हम बात करेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ की, ट्रांजिशनल पैराग्राफ की, ब्लॉक मेथड पैराग्राफ की। इन तीनों को या चारों पैराग्राफ्स को हम बेसिकली कहते हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ पैराग्राफ। सो थीसिस स्टेटमेंट एंड इंट्रो विल बी डन टुडे एंड रेस्ट ऑफ 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स विल बी कवर्ड टुमारो। और इससे फिर ये होगा कि आपका जो ओवरऑल ऐसे है वो डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हम इस पूरे की ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये कुछ 3 चीज़ें होंगी जिनके ऊपर वी विल टॉक ऑन मंडे, कि कैसे हम इस चीज़ को अब आगे लेके चलें। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट फुल लेंथ ऐसे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एक फुल लेंथ ऐसे लिखना है और वो किस तरीके कार से लिखना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, सबसे पहले हम सीख लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट राइटिंग। नॉर्मली एस्पेरेंट्स नहीं लिखते, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। नहीं इस वजह से लिखते क्योंकि एक तो लिखना बड़ा मुश्किल है, और उससे ज़्यादा मुश्किल उसको समझना है क्योंकि किसी ने ठीक तरीके से पढ़ाया ही नहीं है। तो हम इस सारी चीज़ को इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पिछली कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया था। सो थीसिस में हम क्या पढ़ेंगे, थीसिस स्टेटमेंट में उसके हम ज़रा क्लैरिटी ले लेते हैं ताकि यू शुड लर्न इट वेल। व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट, फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट अ प्रिसाइज रेलिवेंट एंड कोहेरेंट थीसिस स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आई एम रिसीविंग सर्टेन मैसेजेस के सर आज क्लास नहीं है क्या? तो मैंने तो ग्रुप में लिंक शेयर कर ली थी, पता नहीं किस ग्रुप में नहीं है। तो जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें लिंक है ऑलरेडी शेयर्ड। लेट मी जस्ट शेयर इट इनटू अदर ग्रुप्स ताकि अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो कर ले। बट एनीवेज, नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। सो सेकंड हम इसमें ये थर्ड हम ये इसमें सीख रहे हैं कि जी थीसिस स्टेटमेंट लिखें कैसे। आधे पेज का हो जाता है, उसको प्रिसाइज और सिंपल मैनर में कैसे लिखें थोड़ी सी क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, और फिर हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे। सो वी स्टार्ट विद डेफिनेशन। थीसिस स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है। एक अगर आप वर्ड से समझना चाहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है तो इट सिंपली मीन्स thesis statement is basically a statement that expresses the main idea or argument। जैसे टॉपिक सेंटेंस हमारे पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है, इसी तरीके से जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हमारे पूरे एसे का एक मेन आर्गुमेंट होता है, जिसमें हम पूरे एसे से मुतल्लिक अगर कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में जो है वो बात कर रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट, कि वंस डेफिनेशन इज क्लियर तो फिर अगली बात आ जाती है इसमें कि थीसिस स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। थीसिस स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम बता सकें कि टॉपिक है क्या और हमारी जो टॉपिक के बारे में पोजीशन है वो क्या है। उसके अलावा इसकी ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि हम अपने आइडियाज़ का एक ओवरव्यू बयान कर सकें। रीडर के लिए भी ज़रूरी है, राइटर के लिए भी ज़रूरी है, ताकि कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाइड मैनर में बयान किया जा सके। प्लेसमेंट इसकी आसान है, इट इज़ यूजुअली बट नॉट नेसेसरली द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लिखना भी सीखेंगे और उसके आखिरी सेंटेंस को हम फिर हाईलाइट भी कर लेंगे कि हाउ थीसिस स्टेटमेंट इज रिटन। सो डिफरेंट टाइप्स हैं थीसिस स्टेटमेंट लिखने के, ऑर्गेनाइजेशनल, डायरेक्ट, आर्गुमेंटेटिव एंड इनडायरेक्ट। काम के इसमें 2 है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड आर्गुमेंटेटिव। बाकी सिंपलिस्टिक ही हैं, वो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे, बट वी विल प्रैक्टिस ऑन।
तो सबसे पहले हम थीसिस जिसके बारे में बात करेंगे, जो सब लोगों को आना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशनल थीसिस स्टेटमेंट, जो कि नॉर्मली टीचर्स पढ़ाते भी हैं, ग्रामर की किताबों में भी कहीं ना कहीं पे छोटा मोटा लिखा हुआ है। So this thesis statement is the easiest and most used method. It is good for beginners. अगर आपको कोई नहीं लिखने आ रहा thesis statement तो ये अच्छा है. It is not solely used in mostly and solely used in one word or issue based topics. अब मतलब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इशू बेस्ड टॉपिक्स में ही लिखें, आप इसको डिफरेंट और टॉपिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी विल टेक सर्टेन एग्जांपल। लेकिन इसकी एक वीकनेस है, और वो वीकनेस ये है कि इट जस्ट मेंशंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऐसे एज पर एस्पेक्ट्स इन आउटलाइन। जो अभी तक हमने एस्पेक्ट्स पढ़े थे, ये सिर्फ उन्हीं को मेंशन कर लेता है, आउटलाइन के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हीं को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की एंड में, इसलिए ये बड़ा एक वीक कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसको दो तरीकेकार से लिखा जा सकता है। एक ये है कि इसको सिर्फ एस्पेक्ट्स में हम लिखें, और दूसरा ये कि हम रादर देन राइटिंग एस्पेक्ट्स हम सब एस्पेक्ट्स लिखें। कैसे? इसकी मिसाल ले लेते हैं, इस्लामोफोबिया। मिसाल, हमें टॉपिक मिल गया राइजिंग इस्लामोफोबिया, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर जो एस्पेक्ट्स बनाए थे वो ये थे कि डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉजेज, इम्प्लीकेशंस एंड वे फॉरवर्ड। तो इस तरह के थीसिस स्टेटमेंट को अगर हम लिखना चाहें तो एक तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसके जो एस्पेक्ट्स हैं सिर्फ उनको मेंशन कर लें। आप जस्ट ये लिख लेंगे जी, दिस ऐसे वुड डिस्कस राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इमरजेंस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉर मुस्लिम्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड वेज टू काउंटर इट। तो अपेरेंटली जैसे मैंने गाइडलाइंस दी आपको कि ये तो मोस्टली यूज्ड है, बिगिनर्स के लिए है, जस्ट एस्पेक्ट्स मेंशन करता है और सबसे इजीएस्ट है। लेकिन वीकनेस इसकी ये है कि आप इसमें कोई चीज़ सोचते तो नहीं है, जस्ट एस्पेक्ट्स जो आपने पहले ही सोचे थे उन्हीं को लिख रहे हैं। बस इसकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये फ्रेमवर्क अप्लाई तो हर एक ऐसे के ऊपर होता है, लेकिन अगर आपने ये एस्पेक्ट्स मेंशन करने वाले फ्रेमवर्क के तहत ऐसे लिखना है, के तहत थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, तो आपने इसको आउटलाइन में कभी भी मेंशन नहीं करना। इसको आपने जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिरी सेंटेंस के तौर पर यूटिलाइज कर देना है। इसी की जो बेहतर फॉर्म होगी वो होगी कि हम इसी के एस्पेक्ट्स की बजाय सब एस्पेक्ट्स को बेस बना के अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखें। सब एस्पेक्ट्स हम सारे नहीं लिखेंगे जो आउटलाइन का ऑलरेडी हिस्सा है, ताकि रिपीटेशन ना हो जाए। कुछ हम जरूर लिखेंगे। अब हमारा जो सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट हो गया, वो ये हो गया, Islamophobia, driven by historical and contemporary developments, continues to create rift between Muslims and other communities, and hence must be countered everywhere, in all its forms and its manifestations, to make this world a better place to live in. तो ये एक इम्पॉर्टेंट, हमने इसकी पैराडाइम डिस्कवर कर ली कि रादर देन हम एस्पेक्ट्स लिखें जो कि बड़े ही मीडियोकर, एवरेज और पुअर अंडरस्टैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम इसके सब एस्पेक्ट्स को मेंशन करके एक ज़रा थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं। अभी क्लास में आपने थीसिस स्टेटमेंट प्रैक्टिस करना है, वो है टेररिज्म इन पाकिस्तान। और आपने दोनों तरह का थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, नंबर वन वाला भी और नंबर टू वाला भी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके लिए आपको ना 4 मिनट का टाइम है। टॉपिक इज टेररिज्म इन पाकिस्तान। प्लीज राइट थीसिस स्टेटमेंट, ताकि मुझे क्लियरिटी आ जाए कि क्लास में कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है। बेटर। दूसरी टाइप है थीसिस स्टेटमेंट लिखने की, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट। कम यूज होता है, और कोई खास इसमें चीज है नहीं कि आपको समझाई जाए, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम इसको सीख लेते हैं। ठीक हो गया।
तो पहले इसके हम गाइडलाइंस देख लेते हैं कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, दिस स्टार्ट्स विथ यस आर नो। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि ये या टॉपिक से एग्री करता है या डिसएग्री करता है। मिसाल आपको टॉपिक मिल गया कि जी डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो ये कहेगा कि इट इज ट्रू दैट डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, लेकिन ये आपको ये नहीं बताएगा कि वाई। लिमिटेड यूज है, और इट इज यूजुअली रिटन एज फर्स्ट सेंटेंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो कि इसको मजीद खराब करता है, क्योंकि रादर देन राइटिंग एन इम्प्रेसिव स्टार्ट, ये उसकी सारी स्ट्रेंथ को खराब कर देता है। वन केस इन पॉइंट इज, जैसे मैंने बताया, डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो इंट्रो की पहली लाइन ही ये बन जाती है कि इट इज ट्रू दैट डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ये तो बड़ा ही एक एफर्टलेस thesis statement है which achieves nothing at the end of the day। तो ये आप अगर ना सीखें तो अच्छी बात होगी। अब ये है दूसरा थीसिस स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने मेहनत करनी है, जान लगानी है, और असेसमेंट करानी है इसकी। वो है आर्गुमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट। Argumentative thesis statement is the most important thesis of all times. It not only agrees or disagrees with the topic, but also explains the reasons. Direct thesis ने आपको बता दिया कि yes, dialogue is the best course। ये आपको बताता है how। So it takes some shades of organizational thesis, like sequence thesis की जो है ना वो बड़ी important है। थीसिस की सीक्वेंस वही होगी जिस तरह से आपके ऐसे के एस्पेक्ट्स की या सब एस्पेक्ट्स की सीक्वेंस है। ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू में सॉल्यूशंस दें, फिर कॉजेज दें, फिर इफेक्ट्स दें, ऐसा नहीं। सीक्वेंस आपके एस्पेक्ट्स वाली ही होगी, और इसको लाजमी आउटलाइन में लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहला हमने लिखा जो है थीसिस इसी टॉपिक के ऊपर हमने लिखा कि जी इट इज बिलीव्ड दैट काइनेटिक मीन्स कैन डिफीट टेररिज्म, बट evidences suggest that such measures backfire, and only the dialogue is a long-term democratic, peaceful, and effective course to combat terrorism, only if certain hurdles are overcome। यानी कि इसमें हमने कैटेगोरिकली बता दिया कि जी हमने आउटलाइन ये बनाई थी कि इंट्रो, देन व्हाट इज टेररिज्म, देन व्हाट आर अल्टरनेट्स टू काउंटर टेररिज्म, अल्टरनेट्स टू डायलॉग। फिर हमने बताया कि वाई डायलॉग इज इम्पोर्टेंट, फिर डायलॉग को क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड है। तो उस तनाजुर में फिर हमने इसका इस तरह का थीसिस स्टेटमेंट बनाया जो कि क्लियरली हमें अपनी लाइन ऑफ थॉट को बयान करने की एक एक कैपेसिटी फ्राहम कर रहा है। इसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस मस्ट बी रिटन इन आउटलाइन एज इट मेंशंस स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स व्हिच कैन मेक यू विन, लीड यू टू विनिंग एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन सवाल ये कि कैन वी राइट इट इन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म एज वेल? यस वी कैन राइट, लेकिन आप दोनों को कंपेयर करें कि विच वन इज इफेक्टिव, और ये फिर मैं आपके लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। हम इसमें लिख रहे हैं कि जी दिस ऐसे वो डिस्कस डेफिनेशन, अल्टरनेट्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग एज मोस्ट वायबल ऑप्शन टू काउंटर वायलेंस या टेररिस्ट वायलेंस, challenges in the way of dialogue, and measures to make dialogue a success story। दोनों थीसिस में बातें सेम है। फर्स्ट वाले में सब एस्पेक्ट्स मेंशन है, सेकंड वाले में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वाइज एस्पेक्ट्स मेंशन है। इफेक्टिव उसमें ये फर्स्ट वाला है जिसमें सब एस्पेक्ट्स मेंशन है। तो ये जो सब एस्पेक्ट्स वाला होगा जहां भी यूज करेंगे, इट विल बी यूज एट बोथ प्लेसेस, इन आउटलाइन एज वेल एज इन द एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशनल आप लिखेंगे ना, इसकी बस सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि दिस मस्ट नेवर बी रिटन इन आउटलाइन, क्योंकि जो इसमें हमने बयान करने थे एस्पेक्ट्स, वो तो आउटलाइन में ऑलरेडी है। तो इट इज नॉट मतलब टेकिंग अस टू लीड एनी पोजीशन ऑन द टॉपिक। अच्छा, ये काउंटर पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक सीखा है कि डिफरेंट एसेज हैं, जैसे यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वलिटी, मिथ और रियलिटी, फ्यूचर वाले टॉपिक्स थे, स्टेटमेंट और क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स थे, जिसमें हमने एक
डिफरेंट पोजीशन लेनी थी। तो उनके ऊपर भी लाजमी बात है, उस काउंटर पर्सपेक्टिव को भी तो हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है, तो वो किस तरीके कार से करेंगे आप देखें। A thesis with counter perspective is mandatory in which essays, पहले तो वो हमें पता हो कि जी वो चॉइस बेस्ड है, फ्यूचर बेस्ड है, क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड है, या वो ऐसे जिसमें आपने खुद ही ऐसे की इंटरप्रिटेशन की बेसिस के ऊपर 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करवाना है। सो इन तमाम तर में ये काउंटर पर्सपेक्टिव वाला जो थीसिस स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ होना चाहिए। केस एंड पॉइंट लेते हैं, वही टॉपिक है हमारा, डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। हमने पहला पार्ट जो बोल्ड लेटर्स में है अल्दो वाला, वो उसके काउंटर पर्सपेक्टिव को रेफर करेगा, जो लिखा है उसको काउंटर पर्सपेक्टिव को रेफर करेगा। और जो सेकंड पार्ट है वो उसके हमारी साइड ऑफ द डिबेट को रेफर कर लेगा, एज हैज बिन mentioned. Although critics believe that evil of terrorism can be nipped in the bud through repressive measures, the evidence suggests that such measures backfire, and only the dialogue is long-term democratic, peaceful, and effective course to combat terrorism. ये हो गया है कि पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर काउंटर पर्सपेक्टिव हमने इनकॉर्पोरेट किया। दूसरा हम अभी बात कर लेते हैं यूएन सक्सेस और फेल्यूर। प्लीज इग्नोर दिस टाइपो एरर। यूएन सक्सेस और फेल्यूर। तो हम इसमें देखें, ये टॉपिक पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, तो हमने इसके बारे में थीसिस स्टेटमेंट ये लिखा कि although critics believe that UN has been successful in achieving its stated objectives, the reality is that UN has failed to provide justice to the deprived masses and freedom to the oppressed communities and individuals, and has led to conflicts rather than stopping them. ठीक हो गया। ये एक हमने थीसिस स्टेटमेंट लिख लिया। तो ऑल्दो और येट वाले फॉर्मूले के तहत आप काउंटर पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं। काउंटर पर्सपेक्टिव की मैंने आपको कल एक आखिरी बात की थी कि जो टॉपिक बिल्कुल और कैटेगरी वाला हो, तो उसमें यानी कि जिसमें और खुद टॉपिक में मेंशन की गई हो, ओ आर वाली और, ठीक है, जैसे यूएन सक्सेस और फेलियर, तो वो आपकी मजबूरी है, उधर आपने काउंटर पर्सपेक्टिव लिखना है। बाकी कोई टॉपिक आपकी ना इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर काउंटर पर्सपेक्टिव लिखें। ना भी लिखें तो इट इज फार बेटर, और कोशिश करें ना लिखें। लेकिन आपको फॉर द सेक ऑफ डिस्कोर्स पता होना चाहिए कि ये जो कैटेगरी है बेसिकली इसको डील कैसे करना है। ठीक हो गया। अब ये हमने एक सैंपल इंट्रोडक्शन लिखा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इस्लामोफोबिया के ऊपर एक लिखा, सॉरी, हाँ इस्लामोफोबिया के ऊपर लिखा, और हमने आखिर में जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखा। ये मैंने हेडिंग वाइज सेपरेट कर लिया है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये हम इसको लिखेंगे कि although some justify Islamophobia as a response to extremist violence, overwhelming evidences suggest it is politically engineered phenomena that erodes pluralism, legitimizes hate, and deepens civilizational fault lines. Thus, it must be countered through global solidarity, responsible media narratives, legal safeguards, and intercultural engagement. मैंने सब एस्पेक्ट थोड़े ज्यादा लिखे हैं, आपने इसको ना कम कर देना है। ज्यादा इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं क्लास में ना फिर समझाऊं, किसी एस्पायरेंट को कोई एक चीज समझ आती है, किसी को दूसरी, तो मैंने आप सब लोगों के जहन को सामने रखते हुए इस तरह का थीसिस लिखा है। अभी आप लोगों का क्लास में होमवर्क है, वो है अभी लिखना, टॉपिक है आपको जेंडर इक्वेलिटी, मिथ और रियलिटी। इसके ऊपर ना अभी आप मुझे काउंटर पर्सपेक्टिव वाला थीसिस लिख के दिखाएंगे, एंड यू हैव गॉट 3 मिनट आउट करेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो हम चीज़ें सीखेंगे वो ये हैं कि ये क्यों हम लिखते हैं, पर्पस इसका क्या है, नेचर इसकी क्या है, वो नॉर्मल पैराग्राफ से कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं इसको लिखने के। एक है जनरल टू स्पेसिफिक मेथड, जिसको हम यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं, वो हम देख लेंगे।
और फिर हम इसकी एक मॉडल आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे कि कैसे इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सो पर्पस इज वेरी मच सिंपल। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लिखते हैं टू एंगेज द रीडर, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड डिफाइन इट्स स्कोप एंड टू मेंशन एंड प्रेजेंट थीसिस स्टेटमेंट। रीडर को पता चल जाता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ के कि व्हाट हैज बीन ऑफर्ड इन दिस पर्टिकुलर एसे एंड हाउ। और राइटर भी अपनी जो आर्गुमेंटेटिव, स्ट्रक्चरल, एक्सप्रेशनल और ग्रामेटिकल स्ट्रेंथ है वो दिखा देता है। नॉर्मल पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अलबत्ता कुछ डिफरेंसेस हैं। आपने नॉर्मल पैराग्राफ में देखा होगा कि हमने टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस और यूनिटी के ऊपर बड़ा फोकस किया होता है। इधर इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैन नॉट बी रिटन ऑन दीज लाइन्स। सेकंड, अलबत्ता नॉर्मल पैराग्राफ की कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे फॉलो की जाएंगी, वो हैं कोहेरेंस, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यू गाइस ऑलरेडी नो दैट कि ये क्या चीज़ें हैं, इसलिए आई वुड टॉक लेस अबाउट दैट। थर्ड, इसकी लेंथ जो है वो डिस्प्यूटेड है। मतलब डिस्प्यूटेड इन द सेंस है कि नॉर्मली तो किसी पैराग्राफ की लेंथ इतनी कोई डिफाइंड है नहीं। तो नॉर्मल पैराग्राफ अगर आप 80 to 190 वर्ड्स का लिख रहे हैं ना, तो इसको आपने मैक्सिमम स्ट्रेच करना है 130 140 वर्ड्स तक। आई बिन रीडिंग अ लॉट ऑफ एसेज जिसमें 180 to 200 वर्ड्स की लेंथ थी, वो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाता है। इतना लिखने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत खास नहीं है। 130 140 वर्ड्स आर इनफ। डिफरेंट मेथड्स हैं। यूनिवर्सल मेथड है, कोटेशनल मेथड है, एनेक्डोटल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड हम इसको कहते हैं जिसमें हम जनरल से स्टार्ट कर लेते हैं, देन स्पेसिफिक सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। कोटेशनल भी इससे जुड़ा हुआ ही है कि इट स्टार्ट्स विथ 1 or 2 कोटेशंस। एनेक्डोटल है कि इट स्टार्ट्स विथ अ शॉर्ट रेलिवेंट स्टोरी दैट हिट्स द टॉपिक। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसके बारे में एक स्टोरी हमें बता देती है कि ये टॉपिक बेसिकली क्या है। यूनिवर्सल मेथड की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स आपने यूज करने हैं। एक को हम कहते हैं जनरल स्टेटमेंट्स और दूसरे को कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज नॉर्मली इन द एंड। अभी आपने सीख भी लिया है। जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे लिखे जाएंगे, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमने पहले डिस्कस कर ली कि देयर वोंट बी टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड यूनिटी, but you would at the same time follow the principles of coherence, organization and development। अब वो कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल और डेवलपमेंट कैसे होगी, वो तब होगी जब आप इन 4 5 चीजों को फॉलो करेंगे। यू स्टार्ट बाय आउटलाइनिंग अ प्रॉब्लम और अ डायलेमा। यू स्टार्ट बाय डिफाइनिंग अ वर्ड सेंट्रल फॉर योर सब्जेक्ट। लेकिन जब आप इंट्रो में किसी की टर्म को डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड इन अ वेरी लिमिटेड वे। 1 1.5 लाइन का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। यू कैन आउटलाइन द आर्ग्यूमेंट योर थीसिस रिफ्यूट्स। यू कैन राइट ऑन द सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आउटलाइन। जिस सीक्वेंस में आपने आउटलाइन में चीजें कैरी ऑन की हैं, आपके इंट्रो में भी उसी सीक्वेंस में ही चीजों का लिखा हुआ होना, बड़ा डेवलप हुआ होना बड़ा जरूरी है, ताकि आपकी इंट्रो और आउटलाइन में ना एक कंसिस्टेंसी हो। अगर आपने इन दोनों चीजों में अचीव कर ली कंसिस्टेंसी, तो बिलीव यू मी देयर विल बी कंसिस्टेंसी इन योर ओवरऑल एसे एट द एंड ऑफ द डे। प्रॉब्लम एक और आता है एस्पायरेंट्स का, वो है कि फ्यू एस्पायरेंट्स मेंशन दी आर्गुमेंट्स, अदर एक्सप्लेन देम। इंट्रो में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी आपने। इंट्रो में आपने सिंपली बस मेंशन कर देना है। You can use quotation, facts. You can even raise questions to make subject more interesting. Particularly जो solutions हैं उनमें से कुछ 2 3 आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख लें तो इट विल बी बेटर। सैंपल ले लेते हैं, राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। आउटलाइन आप लोगों ने पहले देख ली है, नहीं देखी थी तो अभी इसको देख लें। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, अच्छा है आपकी आउटलाइन की भी रिवीजन हो जाएगी। आपने लिखा इंट्रोडक्शन, उसके नीचे एक आ गया इंट्रोडक्टरी रिमार्क कि इंटॉलरेंस बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एंड racism has emerged as a major threat to global peace and security in our world today. This could be first line of your essay, this could be second, third, or even fourth line of essay wherever it is relevant, but this should be part of your
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लेटर। इसके बाद आपने थीसिस लिखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन जनरल एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर मस्ट कन्फ्रंट काउंटर एंड कॉम्बैट राइजिंग वेव ऑफ इस्लाम। हो गया, बहुत ही पुअर थीसिस स्टेटमेंट है, लेकिन चलें फिलहाल लिख लिया आपने। फिर आपने लिखा इस्लामोफोबिया मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप। सेकंड, उसके बाद लिखा आपने बर्ड्स आई व्यू ऑफ द करंट कंटूर्स ऑफ राइजिंग इस्लामोफोबिया अक्रॉस द ग्लोब। आपने ये आउटलाइन पहले देखी हुई है, आई एम जस्ट रीडिंग इट ताकि आप लोगों का थोड़ा सेंस बने। फिर हमने इसके लिखे कॉजेस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामोफोबिया। फिर हमने लिखे इसके इम्प्लीकेशंस, यू ऑलरेडी हैव दिस आउटलाइन। फिर हमने लिखे इसके सॉल्यूशंस कि इसको कैसे करना है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। अब बेस्ड ऑन दिस हमने चलें, ये हैंड रिटन भी हमारे पास पड़ी हुई है। बेस्ड ऑन दिस हम ना एक लिखेंगे अभी इसका इंट्रोडक्शन। ये एक हैंड रिटन इंट्रोडक्शन है जो मैंने लिखा है। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको ना एक पेज पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इतना ही आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज्यादा मतलब दो चार लाइनें प्लस माइनस कैन बी अंडरस्टूड। ये 2 और 2.5 पेजेस का इंट्रो जो है ना, किसी हवाले से जस्टिफाइड नहीं है। बराए मेहरबानी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपने नहीं लिखना। सैंपल इंट्रोडक्शन ये जो रिटर्न था उसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसकी आपने एक एक लाइन समझनी है, आपको हमेशा के लिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से जान छूट जाएगी। पहली लाइन हमने लिखी, ए स्पेक्टर इज हंटिंग द ग्लोब, द स्पेक्टर ऑफ इस्लामोफोबिया। ये कार्ल मार्क्स की किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसका पहला सेंटेंस है, स्पेक्टर इज हंटिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म एंड सो ऑन। तो उधर से ये मैंने लाइन बारो की थी। उन दिनों ज्यादा पढ़ता था तो अच्छे अल्फाज आते थे। सो आई स्टार्टेड विद दिस, स्पेक्टर इज हंटिंग द ग्लोब, द स्पेक्टर ऑफ इस्लामोफोबिया। ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद अगली 4 लाइनों में मैंने बयान किया है अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ कंटेम्पररी इस्लामोफोबिया। देखें कैसे। फ्रॉम ग्रीफ स्ट्रिकन ghettos ऑफ इंडियन गुजरात to countless killings in occupied Kashmir, from Buddhist unprecedented killing spree of Muslims in the Rakhine state of Myanmar to a systematic campaign of ethnic cleansing of innocent Palestinians in Gaza and West Bank, and from Christchurch massacre attack in New Zealand to anti-Muslim narrative of far right in Europe and elsewhere, Islamophobia is on the rise like never before। ठीक हो गया। अब इस सब्जेक्ट मैटर की थोड़ी अहमियत बढ़ाने और इसके कॉजेज इफेक्ट्स और सोल्यूशन की तरफ हम आएंगे। अहमियत बढ़ाने के लिए हमने यहाँ कोई कोटेशन देनी है या कोई फैक्ट्स देने हैं। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च, इवेंट्स ऑफ 9/11, द राइज ऑफ दाइश एंड टेररिस्ट अटैक्स इन यूरोप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामोफोबिया इन वेस्ट। अभी इस एक जुमले में हमने बता दिया कि रीजंस क्या है। हमने मेंशन किया है, हमने एक्सप्लेन नहीं किया। यही कॉजेज थे, हमने पहले भी लिखे थे आउटलाइन में, लेकिन हमने आउटलाइन और इंट्रो की एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे स्टैब्लिश कर ली। मोर ओवर, अब हम इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले गए। Intolerance vis-a-vis Muslims dates back to the Crusades and colonialism that deepened only after the clash of civilization thesis, in which Samuel P. Huntington said that Islam and West are diametrically opposite and irreconcilable। अब हम इसकी implications की तरफ आएंगे। This indicates that intolerance based on ideology and racism has emerged as a principal security threat to world peace. It endangers plural values, ignites Westphobia in Muslim world, and makes this world an unsafe place to live in। अब हमने जो आउटलाइन में सॉल्यूशंस लिखे थे, हमने क्वेश्चंस रेज करने हैं। उन सॉल्यूशंस को हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। Should Islamophobia be outlawed? What should the UN, OIC, and global civil society do to nip the evil of Islamophobia in the bud? Would removal of hate speech content from social media be effective? ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, इन्हीं को हमने आगे चलकर आंसर करना है। आखिरी लाइन हो गई हमारी थीसिस स्टेटमेंट। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन जनरल एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर मस्ट कन्फ्रंट, काउंटर एंड कॉम्बैट द राइजिंग वेव ऑफ इस्लामोफोबिया। दैट्स ऑल। ये इतना सादा सा इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा आसान अल्फाज में मैं आपको नहीं समझा सकता। तो अब आपका आज होमवर्क ये है कि आपने लिखना है एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ऑन आउटलाइन। किसी भी टॉपिक की आप आउटलाइन उठा लें, सिंपलिस्टिक टॉपिक हम उठा लेते हैं, लाइक
टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो आपने करना ये है कि आपने उसका रफ वर्क करना है 2 पेजेस पे, फिर आपने उसकी फेयर आउटलाइन बनानी है 2 या 3 पेजेस पे, और फिर आपने उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है 2 पेजेस के ऊपर। ये आप लोगों ने करके ना मुझे पीडीएफ में व्हाट्सएप कर देना है, डायरेक्ट मैसेज में। तो आप में से जिनके अच्छे होंगे मैं उनको फिर फीडबैक दे दूंगा, और ज्यादा अच्छे हुए तो मैं क्लास में भी दिखा दूंगा। इधर आके आपकी ना ऐसे की एक भरपूर सीक्वेंस बन जाती है। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर। कल हम इसको जरा